आप सभी का फिर से एक बार स्वागत इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टैटिक पार्ट की शुरुआत की थी कई सारे टॉपिक्स की और हमने फिनिश कर लिया है जनरल साइंस तक। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज की। ठीक है, और हम देखेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है, जो कि फॉर्म करते हैं स्टैटिक पार्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इस स्टैटिक की शुरुआत करने से पहले अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल स्टडीज की, तो मैं आपको फिर से एक चीज बोलूंगा जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से बोलता आ रहा हूं, वो है कि आपकी छोटा बहुत रिवीजन होना चाहिए और इसी के साथ साथ बेसिक ओवरव्यू भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चाह रहे हैं लिटिल बिट रिवीजन के बारे में और बेसिक ओवरव्यू देखने के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो अगर हम बेसिक ओवरव्यू की बात करें तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी से क्या मतलब है। तो हमारा क्या मतलब है इन्वायरमेंटल स्टडी से, ये हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये होती है आपकी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट या कहें सराउंडिंग्स जो कि हमारे आसपास हैं, जिसमें हम लोग होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होती है इन्वायरमेंटल स्टडीज या फिर कहें सराउंडिंग्स की स्टडी जिसमें हम हैबिटेट करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें पता होना चाहिए इन्वायरमेंट का। ठीक है, कि इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स में चाहे, मैंने आपको बताया था बहुत ही सिंपल टर्म इन्वायरमेंट की, वो थी जो मैं चाहता हूं कि आप उसको याद करें। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं उसके लिए और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की वो है इट इज सराउंडिंग्स। तो ये जो डेफिनेशन थी मैं आपको प्री लेक्चर में बता चुका हूं। तो जितने भी आपके सराउंडिंग्स हैं वो सब होते हैं आपके एनवायरनमेंट के पार्ट। ठीक है, वो कंटेन करता है आपका अबायोटिक बायोटिक। ठीक है, और इनका मतलब क्या हुआ अबायोटिक और बायोटिक का, तो मैं आपको 15 सेकेंड्स दूंगा इसका मतलब बताने के लिए। ठीक है, और उसके बारे में सोचिए और लिखिए या बताइए। ठीक है, और उस आंसर को मैच करेगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आपका समय तो शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, टाइम्स अप। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो बायोटिक होता है वो होता है आपका लिविंग बींग्स का, जीवित लोगों को या जीवित चीजों का। ठीक है, विद इन सराउंडिंग, जितने भी सराउंडिंग्स में जीवित चीजें हैं। ठीक है, और कहें कि विद इन या कहें एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो बायोटिक्स होते हैं आपके लिविंग बींग्स या लिविंग फैक्टर्स जो कि आपके सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है, वहीं पे अबायोटिक जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉन लिविंग बींग्स जो कि होते हैं आपके सराउंडिंग्स में और कहें विद इन एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये होता है आपका बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जो कि आपके पार्ट हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के। ठीक है, और इनको हम लोग एनवायरमेंट कवर्ड्स भी कहते हैं, जैसे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और इन सब का कॉम्बिनेशन होता है बायोस्फीयर।
ठीक है। जो बायोस्फीयर है आपका, वो स्टडी होता है लिविंग बींग्स का, ठीक है। तो ये आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं, ये सभी पार्ट है एनवायरनमेंट के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब आपके या तो लिविंग या फिर अबायोटिक फैक्टर्स को, नॉन लिविंग फैक्टर्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में या पर्टिकुलर टॉपिक में एनवायरमेंटल स्टडीज के हमारे पास है कई सारे टॉपिक्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कह सकते हो, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके साथ कई सारे ऑब्जेक्टिव्स भी जुड़े हुए हैं। तो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके साथ कई सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड किए गए हैं लॉज के द्वारा और एक्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं इन सब के बारे में पढ़ना, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, ठीक है, जिसके साथ हमें कई सारे लॉज एंड एक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशनल पार्ट की, ठीक है, और हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है वी हैव नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। ये नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी ये 2006 में लॉन्च किया गया था। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी क्लियर कट अटेंशन पे करें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। इस पॉलिसी का नाम लिख ले, इसका ईयर लिख ले, और इसके साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन का भी ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसे रिवाइज करेंगे तो आप सबको आसानी होगी इन सबको रिवाइज करने में, क्योंकि आपने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो की है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया जो है उसकी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 2006 में आई थी, जो कि देती है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज को और प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हमने देखा कि ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि एक नया वर्ड है हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? तो अब क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो होता है आपका, ये होता है बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये जनरेशन 1 है और ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है, ये जनरेशन 4 है, ठीक है। तो ये हमसे पहले है, तो ये हमसे पहले है, और हम देखते हैं कि हम जनरेशन 3 है मान लीजिए, ठीक है। तो 2 हमसे पहले आया, 1 हमसे पहले आया, और ये हमारे बाद में आएंगे 4 वाले, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्थ है, ठीक है, उसने हमें कई सारे रिसोर्सेज दी हैं, जैसे कि जंगल हो गए, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, पानी हो गया, हवा होगी, एयर होगी, मिनरल हो गए, खनिज हो गए, ठीक है। कई सारे रिसोर्सेज जो है ये हमें प्रोवाइड किए गए हैं अर्थ के द्वारा, और ये जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हम लोग एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कंटिन्यूअस ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनको इनकी जरूरत होती है सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए, तो ताकि वो जी सकें, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं बैलेंस डेवलपमेंट, और ये होता है बहुत ही नेसेसरी पार्ट हमारे सर्वाइवल का, ठीक है, या फिर कहें मानव जाति का, ठीक है। तो ये होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है, या ह्यूमन स्पीशीज, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर जो जनरेशन 1 है वो 2 को देगी और 2 3 को देगा, लेकिन जो 3 में है यानी हम लोग, और हमने सारे सोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया या फिर हमने सबको तबाह कर दिया, तो क्या होगा? जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो जनरेशन 4 है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे रिसोर्सेज जो कि हमें मिली थी अर्थ के द्वारा, हमने उन्हें अगर कंज्यूम कर लिया तो जो हमारी जनरेशन 4 होगी उसे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ये होगा एंड ऑफ ह्यूमन स्पीशीज या फिर मानव जाति का अंत। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही प्रायोरिटाइज गोल है हमारा, क्योंकि ये
हमारे प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारी जनरेशन्स का भी ख्याल रखता है और हमारी मानव जाति का भी ख्याल रखता है। ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे लगता है कि अब आपको आइडिया लग गया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर से आ गया जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। जो पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जिसका मतलब हुआ कि हम अपनी नीड्स प्रेजेंट में तो फुल करेंगे लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ 4 जनरेशंस हैं, 1 जनरेशन 2, ठीक है, जनरेशन 3 और फिर है 4 जनरेशन 4। ठीक है, ठीक। तो हमें जनरेशन 3 में, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे, तो अगर हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, तो हमें इसे ऐसे यूज करना होगा जो हमारी जनरेशन 4 है उनको भी रिसोर्सेज मिल सके। ठीक है, जैसे कि हमें 1 और 2 के द्वारा मिली थी। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के एक्सपेंस पे नहीं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी जनरेशन है या फिर हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनके पास अच्छा फ्यूचर हो सके। ठीक है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, अच्छा एक्सपोजर हो मिले उन्हें। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगी, या कहें अगर नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है हमारी ह्यूमन रेस सर्वाइवल का, ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये आपकी ह्यूमन की सबसे बेसिक नीड है और अगर ये रिसोर्सेज ही नहीं बचे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ठीक है, तो अपकमिंग जनरेशन जो है उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका उत्तर है कि जनरेशन को कोई भी सर्वाइवल नहीं मिलेगा, क्लियर नो। तो अगर जो जनरेशन 3 है वो सर्वाइव ही नहीं करने देगी जनरेशन 4 को, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर नो कंडीशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ तो करते हैं लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेज का अभी भी इस्तेमाल कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा के रख सके। ठीक है, ताकि हमारी अपकमिंग जनरेशन भी बेनिफिटेड हो सके। तो ये होता है हमारा गोल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न। पॉलिसी कॉल्स करती है इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स की, जो कि कई सेक्टर्स से आते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एनर्जी से। तो हम कह सकते हैं कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही सेक्टर डेवलप्ड हो पाए? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है ऐसी कोई सी भी डेवलपमेंट है जो कि सिर्फ एक ही सेक्टर को डेवलप कर सकती है, सिर्फ एक ही सेक्टर डेवलप होगा, तो हम कहेंगे कि ये आपका ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, या फिर कहें टर्शियरी सेक्टर की, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक ही सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं और बाकियों को नहीं? तो मैं आपको एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, ना कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आंसर जो होगा नो, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो इन तीनों सेक्टर में चलेगा। ठीक है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर, लाइक इंडस्ट्री, सेकेंडरी में, ठीक है, टर्शियरी का क्या हुआ, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, सर्विसेज हो गई आपकी, क्योंकि जो मोबाइल टावर्स हैं वो नेचर के लिए हार्मफुल होते हैं, वो चिड़ियाओं के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रोबोट 2.0 मूवी देखी हो, रोबोट 2.0, तो आप इस कंसर्न को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये पॉलिसी है ये इंटीग्रेशन की बात करती है एनवायरमेंटल कंसर्न की, जैसे कि एक सिंगल प्लान बनाने की जगह हर एक सेक्टर के लिए
जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये ज्यादा अच्छा होगा कि अगर हम इन तीनों को ही कंबाइन कर दें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को, ठीक है, तो ताकि हमारे पास सिंगल आउटलुक, लेकिन ये जो सिंगल आउटलुक है ये इन सबको बन मिलेगा, इन सबको मिला के मिलेगा, ठीक है, ताकि हम लोग एक ही सिंगल आउटलुक से ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाए। तो ये होता है इस पॉलिसी में, ठीक है। ये एम्फसाइज करती है नीड टू हार्मोनाइज इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स टुगेदर, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, लेकिन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स का भी हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं कर सकते, लेकिन हमें एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पॉलिसी प्रमोट करती है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को, जिसका मतलब हुआ जिसने पॉल्यूशन या एनवायरमेंटल डैमेज को कॉज किया है या कॉज किया हुआ है वो बियर करेगा कॉस्ट ऑफ रेमिडिएशन और क्लीन अप। यानी कि उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर मान लें ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है और हम कहेंगे कि जो पानी की एक नहर है उसके पास से गुजर रही है, ठीक है, वाटर स्ट्रीम जो है इसके पास से गुजर रही है। तो अब क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री है वो अपनी गंदगी इस पानी के नहर में डाल रही है, ठीक है, और उसके बाद यहां पे कुछ लोग हैं जो कि इस पानी को कंज्यूम कर रहे हैं, पी रहे हैं, और ये सब हो गए अफेक्टेड उस पानी की वजह से या वाटर पॉल्यूशन की वजह से, जो कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी का पार्ट था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो फर्म है ये जिम्मेदार है पे करने के लिए या कंपनसेशन देने के लिए उन सभी अफेक्टेड लोगों को, और साथ ही साथ बियर करेगा या फिर ये पे करेंगे कॉस्ट ऑफ क्लीन अप, साफ करने की कॉस्ट भी करेंगे, क्योंकि ये जो फर्म है ये डिस्चार्ज कर रही है केमिकल्स को इस पर्टिकुलर वाटर स्ट्रीम में या कहे कि नहर में, ठीक है, और जो लोग इस पानी को ले रहे हैं वो इन्फेक्टेड हुए इस पानी की वजह से, इस फर्म की वजह से। तो ये जो फर्म है ये जिम्मेदार है इस पॉल्यूशन के लिए, तो ये पे करेगी कंपनसेशन उन लोगों को, साथ ही साथ इसकी जो गंदगी सफाई होगी, ठीक है, उसका भी पैसा यही फर्म देगी, ठीक है। ये होता है आपका पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक है, और ये नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज में इंसर्टेड है। ऑलराइट, तो अगर हम आगे जाएंगे, अब हमारे पास है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ठीक है। ये एडवोकेट्स करता है या फिर आप कहेंगे सपोर्ट करता है एक्शंस को और पॉलिसी को जो कि पोटेंशियल लगता है एनवायरमेंट को हार्म करने के लिए या पब्लिक हेल्थ को हार्म करने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक कंसर्न्स में सेंट में, ठीक है, जैसे कि इसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी उस पे फॉल करता है जो कि उस सेक्शन को एडवोकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो इजाद है, आप कह सकते हैं इन्वेंशन है, वो बेसिकली इसलिए है ताकि हम इरिवर्सिबल डैमेज को प्रोटेक्ट कर सके एनवायरमेंट पे। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसी हो रही है या फिर बनाई जा रही है, ठीक है, किसी के द्वारा, तो और ये जो पॉलिसी है बेसिकली इसके ऊपर हार्मिंग इफेक्ट है या इसके अंदर हार्मिंग इफेक्ट का पोटेंशियल है एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, क्या कहें कि हार्मिंग इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट,
तो क्या होगा, ये जो पर्सन है जिसने इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है, ये अथॉरिटीज के द्वारा स्पॉट किया जाएगा, ठीक है, और ये पर्सन लायबल होगा डिफेंड करने के लिए अपनी पॉलिसी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एडवोकेट करता है किसी भी एक्शन को या सपोर्ट करता है किसी पॉलिसी को जिसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो हार्म कर सकता है एनवायरमेंट को, तो वो पर्सन लायबल होगा अथॉरिटीज के सामने एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि उस पॉलिसी को उसने किस बेसिस पे फॉर्मुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, ठीक है, तो बेसिकली एनवायरमेंट में जो है वो है ह्यूमंस, ठीक है, एंड हम कह सकते हैं कि जितना भी डैमेज हुआ है एनवायरमेंट्स को, ठीक है, वो मैक्सिमम ह्यूमंस के द्वारा ही हुआ है, ठीक। और आप कहेंगे कि ह्यूमंस एक अकेली एंटिटी है एनवायरमेंट में जो कि डैमेज करती है ज्यादा, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर हम इन्वायरमेंट को रियली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें ह्यूमंस को पहले रोकना होगा, और अगर हमें उन्हें रोकना है तो बेसिकली हमें रिकॉग्नाइज करना होगा उनकी पार्टिसिपेशन को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ठीक है। और जो ग्रुप ऑफ ह्यूमंस है जिसे हम पब्लिक के नाम से पुकारते हैं कई बार, ठीक है, वो एंश्योर करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन। विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन हम लोग कोई भी पॉलिसी बना लें वो एनवायरमेंट को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन की एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ठीक है। और जो सिटीजन्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर अपने कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं अथॉरिटीज के सामने असेसमेंट में और रिव्यू में डिफरेंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स को लेकर, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि अगर हम बात करें 2005 ईयर की, तो हमें एक आरटीआई राइट मिला था, राइट टू इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं उसे। तो उसे हम कई बार आईटीआई नाम से शॉर्ट में बुला सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और ये जो था इसने एस्टैब्लिश किया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, सीआईसी इन शॉर्ट। ऑलराइट, सो 2005 में जो पीपल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, उनको एक राइट मिला, राइट टू इंफॉर्मेशन, सीआईसी एस्टैब्लिश होता है। और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्लान के बारे में या फिर पॉलिसी के बारे में, तो आप सीआईसी के थ्रू आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितनी भी आपकी डिफेंस अथॉरिटीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितनी भी आपकी कॉन्फिडेंशियल एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका डेटा या उनकी पॉलिसी आपको अवेलेबल नहीं होगी आरटीआई के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके कह सकते हैं इन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इम्यूनिटेड है ये इस आरटीआई एक्ट के है, ऑलराइट। सो 28 इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं और इन सभी की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और आपको आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन इनको छोड़ के बाकी आपको किस कारण इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल सकती है, ठीक है। तो बेसिक जितनी भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको एंश्योर किया जा सके बाय एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन और रेजिंग ऑफ द कंसर्न्स रिगार्डिंग एनी असेसमेंट एंड द रिव्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन एंश्योर करता है इसके थ्रू, और ये नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 में इंक्लूड किया गया था, ऑलराइट। तो अब हम आगे जाएंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो होती हैं एग्जॉस्टेबल इन नेचर, ऑलराइट, जैसे कि कन्वेंशनल फ्यूल, जैसे कि आपकी होगी पेट्रोलियम्स एंड ऑल, ऑलराइट, फॉसिल फ्यूल भी हमने कई बार बोलते हैं, और इसी के साथ साथ कई सारी और भी चीजें। तो ये होती हैं आपकी एग्जॉस्टेबल, और इसी के साथ साथ हम बात करें इनऑक्सिस्टेबल रिसोर्सेज की, जो कि कई बार आपके नेचुरल रिसोर्सेज में इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि सनलाइट या विंड, ठीक है, ये होती हैं आपके इनऑक्सिस्टेबल। लेकिन ज्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपकी, जैसे हम कन्वेंशनल की बात करें तो आपकी एग्जॉस्टेबल होती हैं और वो लगातार कम होती चली जाती है अगर उनका यूसेज कंटिन्यू रहेगा तो,
ऑलराइट। और ह्यूमंस जो है इन रिसोर्सेज की उन्हें जरूरत होती है ताकि वो अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू कर सकें, और इनको एक बार खत्म होने के बाद कई सारे साल लग सकते हैं दोबारा से फॉर्म होने में। तो अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन के अलावा जो दूसरी जनरेशन आएगी उस पे ये चीजें नहीं पहुंच सकती, ठीक है। इसी वजह से नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 में भी इसको एक प्रोविजन के तौर पे इंक्लूड किया गया था, ऑलराइट। तो इसीलिए हमें एक कंजर्वेशनल पॉलिसी चाहिए होती है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो ये एम्फेसाइज करती है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, लैंड और बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है कि ये आपका डाइवर्सिटी होती है अमंगस्ट बायो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आप कह सकते हैं, ऑलराइट। तो ये होता है आपका बायोडाइवर्सिटी, और हमें इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। और ये इंकरेज करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट को, ताकि इनकी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी बनी रहे और ये G3 से G4 यानी जनरेशन 3 से जनरेशन 4 तक भी इजीली ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आज की जरूरतों को भी पूरा करते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी एंश्योर करते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी या जो फ्यूचर नीड्स होंगी वो भी कैटर्ड हो जाएं, या कहें कि फुलफिल हो जाएं, या आप कह सकते हैं शुड बी मेड, ऑलराइट। तो हम लोग जनरेशन 3 में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने जनरेशन 3 का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है कि जनरेशन 3 में रहते हैं, इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, ऑलराइट। सो G3 से अगर हम इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर लेंगे फुल ऑन, तो G4 पे ये ट्रांसफर नहीं हो सकते, ठीक है। इसी वजह से जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट में हम यही एंश्योर करते हैं कि G3 से G4 तक चीजें आराम से पहुंच सके। उसके बाद है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो अगर हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए तो पहली चीज जो हमें करनी होती है वो होता है कि हमें उन्हें अवेयर करना होता है कि हमें उनकी जरूरत क्यों है और हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है। ऑलराइट। अगर जब तक वो इस चीज को नहीं समझेंगे उनका पार्टिसिपेशन एंश्योर नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन। तो अगर हमें लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए तो हमें एंश्योर करना पड़ेगा कि उनको इंपॉर्टेंस समझ में आए एनवायरमेंट कंजर्वेशन की, उनको एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस मिल सके, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि अगर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे ही तो ही उनका आगे का जीवन सही चलेगा। ऑलराइट। सो बेसिकली ये जो पॉलिसी है इसका एक और प्रोविजन होता है कि हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाना होगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, ठीक है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको पहले भी इसका कारण बता चुका हूं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब इसका आंसर मुझे एक बार फिर से दें। तो वेदर क्लाइमेट का क्या मतलब है, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं और आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स अप। तो जो वेदर की हम बात करें तो ये होता है आपका शॉर्ट टर्म फिनोमेना। आपके सराउंडिंग्स में जो भी अभी शॉर्ट टर्म फिनोमेना होगा वो होगा आपका वेदर। और हम बात करें क्लाइमेट की तो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म फिनोमेना। और ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो हम लोग ज्यादातर बात कर रहे होते हैं लॉन्ग टर्म फिनोमेना की, हम लोग बात नहीं करते शॉर्ट टर्म फिनोमेना की। इसी वजह से हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था 2006 पॉलिसी में, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज है वो हमारा वन ऑफ द क्रूशियल एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल पॉलिसीज का, ठीक है। और इंडिया ने कई सारे पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स लॉन्च की हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें से कि एक था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, ठीक है। और याद रखिएगा NAPCC पार्ट है नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी कई पॉलिसीज आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये आपको याद रखना होगा जितनी भी पॉलिसीज हमने डिस्कस की हैं, ठीक है।
तो क्लाइमेट का एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स पे, इसलिए इनकी प्रोटेक्शन जरूरी है। उसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, तो ये पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, क्योंकि जो ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस है उन्हें हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ही रिजॉल्व कर सकते हैं। और इंडिया एक्नॉलेज करता है अपनी कमिटमेंट को इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत और कन्वेंशंस के तहत, क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें तो बेसिकली अर्थ में कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, वो सब ह्यूमन क्रिएटेड बाउंड्रीज है। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, अर्थ हैविंग नो बाउंड्रीज बट द कंट्रीज हैव। ऑलराइट, तो हमें याद रखना है कि जब क्लाइमेट चेंज या बाकी एनवायरमेंट चेंज की बात करते हैं तो हम पूरे अर्थ की कर रहे होते हैं, ना कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की। ठीक है, तो अगर कंट्री ए में कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका क्लाइमेट अफेक्ट कंट्री बी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम ही प्लेनेट पे हैं। इसी वजह से हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस की। तो पॉलिसी मेंशन करती है स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और स्टेट लेवल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं। ये सब भी कॉपरेट करते हैं आपस में, ताकि हमें एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी मिल सके, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मिल सके या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मिल सके, और आप कह सकते हैं कि लार्ज स्केल एक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, अपने कंजर्वेशन प्लान्स पे। ऑलराइट, तो ये पॉलिसी मेंटेन करती है कई सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो कि एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाने जाते हैं, ताकि हमें कोऑर्डिनेशन मिल सके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल और लार्ज स्केल एक्शंस में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल्स है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को फिनिश करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे दूसरी पॉलिसीज को। तब तक आप इस पॉलिसी को प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सके। ठीक है, तो इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अब अंत करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।